सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे ऑनलाइन क्लासेस के तहत सिविल सर्विसेज की प्री कम मेंस जीएस की पूरी तैयारी विधिवत कराई जाती है। हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी विधिवत कराई जाती है। जो भी स्टूडेंट इनरोल होना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पर बात करके फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं और उसके बाद एडमिशन ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अपने इस YouTube लेक्चर के माध्यम से मैं उन विषयों को उठाता हूं जो ज़्यादातर अनछुए हैं, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा के एग्जाम में उनका कॉन्सेप्ट होना, उनका ज्ञान होना परम आवश्यक है। और जनरली स्टूडेंट्स इन विषयों को हो सकता है कहीं से ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं और हो सकता है तो वो इससे हमेशा के लिए अनजान रह जाते हैं। हालांकि मैं मानता हूं भारत ऐसी धरती है जो वीरों से खाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसी चीज़ें कहीं अनछुई रह गई हैं तो मेरा कोशिश है कि इन चीज़ों को मैं लाऊं। केवल क्लासेस पढ़ा देना परंपरागत रूप में ये मेरा दायित्व नहीं है। केवल यही नहीं है, बल्कि यह भी है कि जो चीज़ें अनछुई रह जा रही हैं, जो कठिन है, जिसकी मटेरियल बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, वो भी हम बताएं। आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर लिए हुए हैं और अपने इस इकोनॉमिक्स के लेक्चर के तहत हम आपको एक कॉन्सेप्चुअल अवधारणा ले रहा हूं, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। देखने में ये लग रहा होगा कि बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन मैं अगर कर दूं पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट इसमें आ गया है तो वह अतिशयोक्त नहीं होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। देखने में ये लग रहा होगा कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों एक कॉन्सेप्ट है, दोनों एक चीज है। और मैं आश्चर्य की बात एक बताऊं कि सरकारें भी जब प्रचार करती हैं कि भारत का जीडीपी इतना जा रहा है, भारत का विकास दर इतना जा रहा है, तो बहुत आश्चर्य की बात है, वो सही से विश्लेषण करती ही नहीं है कि भारत का जीडीपी आर्थिक समृद्धि को बता रहा है कि भारत का जीडीपी आर्थिक विकास को बता रहा है। अगर आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास यही होता तो भारत का जीडीपी बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन मानवीय स्तर गुणात्मक रूप में कहां बढ़ रहा है। गरीबी बढ़ती ही चली जा रही है, भुखमरी बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती ही चली जा रही है। जीवन का मात्रात्मक विकास हो रहा है लेकिन गुणात्मक विकास नहीं हो रहा है। शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। तमाम रिपोर्ट आ रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि हमारे पढ़े हुए जितने नौनिहाल हैं अपने विषय के योग्य ही नहीं है ज्यादातर। ये हम नहीं बता रहे हैं। जिन बच्चों को लिखने नहीं आ रहा वो 80% नंबर पा रहे हैं हाई स्कूल इंटर में। हम क्या बताना चाह रहे हैं समाज को, देश को, दुनिया को कि रिजल्ट से ज्ञान मिलता है। अंक पत्र में परसेंटेज लिख देने से सामने वाले को ज्ञान हो जाएगा, सामने वाला विद्वान हो जाएगा, और क्या ये देश का विकास इससे हो जाएगा? बस वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो आर्थिक समृद्धि है कि आर्थिक विकास है। तो आइए आज हम लोग इसको देखना चाहते हैं कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास है क्या। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, जब देश के सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि है वो आर्थिक समृद्धि कहलाती है। चाहे वो देश का जीडीपी हो, चाहे देश का जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, इसमें होने वाली दीर्घकालिक निरंतर वृद्धि, इसमें होने वाला दीर्घकालिक निरंतर वृद्धि क्या कहलाता है? आर्थिक समृद्धि। एक प्रकार से आप ऐसे कहते हैं
कि आर्थिक समृद्धि के मापन का जो पैमाना बन रहा है वो जीडीपी बन रहा है, जीएनपी बन रहा है, पर कैपिटा इनकम ये बन रहा है भाई। लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है आप ले लो प्रति व्यक्ति आए, लेकिन उसी में मुकेश अंबानी भी शामिल है और रिक्शा चालक भी शामिल है। ये तो वही बात हुई कि हाथी से आप चींटी को लड़ा दे रहे हो, कह रहे हो प्रति व्यक्ति हाथी का है और प्रति व्यक्ति चींटी का है, बराबर कर दोगे क्या? आप तो आर्थिक समृद्धि ऐसे नाप रहे हो कि प्रति व्यक्ति हाथी का है, प्रति व्यक्ति चींटी का है, प्रति व्यक्ति मुकेश अंबानी का है, प्रति व्यक्ति रिक्शा चालक का है, प्रति व्यक्ति मजदूर का है, बराबर कर दोगे प्रति व्यक्ति आय नापते समय? क्योंकि प्रति व्यक्ति जब आप आय निकाल रहे हो और उसके आधार पर भारत की आर्थिक समृद्धि को नाप रहे हो तो उसमें प्रति व्यक्ति आय में तो मुकेश अंबानी भी शामिल है और उसमें एक साधारण मजदूर भी शामिल हो जा रहा है, एक क्लर्क भी शामिल हो जा रहा है। क्लर्क की तुलना मुकेश अंबानी से करा दोगे? हाथी की आय चींटी की आय बराबर कर दो, कह दो कि देश में आर्थिक समृद्धि हो रहा है। कहने का मेरे मतलब यह है, अब आप देखिए आर्थिक समृद्धि में खाई जैसा अंतर दिख रहा है और खाई जैसा अंतर को पर कैपिटा इनकम में लाकर, जीएनपी लाकर, जीडीपी लाकर हम प्रसन्न हो जा रहे हैं और कह दिया जब देश का आर्थिक, एक जमाने में ऐसा भी हुआ कि भारत का विकास दर जो है वो 9% 10% तक पहुंच गया। ये तो रहा आर्थिक समृद्धि कि जीएनपी, जीडीपी और उसमें दीर्घकालिक होने वाला निरंतर वृद्धि आर्थिक समृद्धि कहलाता है। अब आइए देखा जाए आर्थिक विकास क्या। अच्छा, एक प्रकार से यह मात्रागत परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन है, क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक विकास नहीं है, यह मात्रात्मक विकास है, वस्तुगत विकास है, व्यक्तिगत विकास नहीं है, वस्तुगत विकास है। इतना उतना ऐसा वैसा, लेकिन कैसा, सही, कितना अच्छा, कितना सही, ये सब नहीं है, कितना है केवल, लेकिन कैसा है ये नहीं है। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि एक वस्तुगत परिवर्तन को बता रहा है, मात्रात्मक परिवर्तन को बता रहा है, न ही इसमें व्यक्तिनिष्ठ परिवर्तन है और ना ही इसमें गुणात्मक परिवर्तन। लेकिन आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल ग्रोथ एक व्यापक संकल्पना है जिसमें आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों चर शामिल हैं। यह इस बात को इंगित करता है कि जीडीपी, जीएनपी प्रति व्यक्ति में तो विकास हो ही हो, साथ ही सामाजिक जीवन, शैक्षणिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा में कितना गुणात्मक विकास हुआ। क्या आर्थिक समृद्धि हो रहा है, लेकिन आर्थिक समृद्धि के साथ व्यक्ति के जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शिक्षा का स्तर ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्या स्वास्थ्य का स्तर भी ऊपर जा रहा है? क्या लोगों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, समय पर दवाइयां, समय पर चिकित्सक मिल पा रहे हैं? क्या शिक्षा का स्तर, व्यक्ति को अगर शिक्षा दिया जा रहा है तो व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक विकास हो रहा है? नहीं, शिक्षा का, देखिए, शिक्षा का जो असली दायित्व है और शिक्षा का जो असली उद्देश्य है वो व्यक्ति के बाह्य स्वरूप का निर्धारण नहीं करता है कि टाई पहन ले, सूट पहन ले, बूट पहन ले और जेंटलमैन बन जाए। अंदर से वो कितना जेंटलमैन बना, ये शिक्षा का वास्तविक स्तर है। आप देखिए शिक्षा बढ़ती ही चली जा रही है, उसी के साथ देश भारत में रेप का बढ़ता चला जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला रहा है, घोटाला बढ़ता चला जा रहा है। तो शिक्षा का मात्रात्मक स्वरूप तो बदला, लेकिन शिक्षा का गुणात्मक सूत्र नहीं बदला। जो पहले कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति शीलम, शीलम ददाति गुण्यम, ये नहीं हो रहा है। विद्या ददाति शिक्षम, बस शिक्षा मिल रहा विद्या से, और शिक्षा और विद्या में जमीन आसमान का अंतर है। आईएएस में एक निबंध आया था, विद्या से दूर होती शिक्षा,
विद्या से दूर होती शिक्षा। अब बताइए ये निबंध क्या था? विद्या से दूर होती शिक्षा, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यही था कि शिक्षा से मात्रात्मक विकास तो हो रहा है। एमए, बीए, एमएससी, बीएससी, बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तमाम चीजें बढ़ रही थी, लेकिन जो नैतिक विकास था, जो व्यक्तिगत विकास था, जो गुणात्मक विकास था, जो शुचिता था, जो ईमानदारी था, जो संवेदना था, जो संवेदनशीलता था, उसका विकास ही नहीं हो रहा था। शिक्षा मात्र निर्जीव और निष्प्राण होते हुए व्यक्ति को पैदा कर रही है। न सामाजिक स्तर बढ़ रहा था, न जीवन की गुणवत्ता बढ़ रही, स्वास्थ्य इच्छा नहीं बढ़ा। ये सब अगर बढ़े समृद्धि के साथ, तब बोलेंगे आर्थिक विकास हो रहा है। यानी आर्थिक विकास में जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय में तो वृद्धि होनी चाहिए, साथ में जीवन का स्तर ऊपर उठना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़नी चाहिए, स्वास्थ्य बढ़ना चाहिए, शिक्षा बढ़ना चाहिए, जीवन का गुणवत्ता बढ़ना चाहिए, मनुष्य का स्तर ऊपर उठना चाहिए। मनुष्य का स्तर अगर ऊपर नहीं उठ रहा है तो आप कदापि नहीं कह सकते हैं कि आर्थिक विकास मौजूद है। उस समय आर्थिक समृद्धि तो होगा, लेकिन आर्थिक विकास नहीं होगा। जैसे अरब कंट्री आप देख लीजिए, ईरान, इराक देख लीजिए, बहुत पैसा है, यहां धन धान्य भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आप इन अरब कंट्रियों को डेवलप कंट्री यानी विकसित देश नहीं कहते, आप विकासशील देश कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? अगर केवल पैसा, धन दौलत, आर्थिक समृद्धि से ही सब कुछ हो जाता तो आप डेवलप कंट्री कहते हैं यहां, लेकिन ये डेवलप कंट्री नहीं है। शिक्षा का स्तर उच्च नहीं है, मानवीय जीवन की गुणवत्ता उच्च नहीं है, जेंडर इक्वलिटी तो रसातल में है। अगर किसी महिला को कार ड्राइव करना है तो साथ में पुरुष ड्राइवर चाहिए, महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं, जेंडर इक्वलिटी तो बिल्कुल कायम है। यानी ऐसे देशों में आर्थिक समृद्धि तो है, लेकिन जीवन की गुणवत्ता का स्तर, शिक्षा का स्तर इतना निम्न है कि वहां आर्थिक समृद्धि होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता। निम्न का मतलब यह नहीं है कि वहां स्वास्थ्य नहीं है या वहां शिक्षा नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप कैसे कह सकते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप कैसे कह सकते हैं? जैसे एक महिला को लैंगिक समानता के रूप में सर्विस करने की छूट होनी चाहिए, जैसे एक महिला को स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को अपनाने की छूट होनी चाहिए, एक महिला को बाहर निकलने की पूरी छूट होनी चाहिए। यह सब बिल्कुल नहीं है। शिक्षा मुख्य रूप से वैज्ञानिक स्तर पर आधारित होना चाहिए, लेकिन बहुत प्रभाव धर्म का होता है। आज भी इन खाड़ी देशों में जंगल का कानून है। अब आप कहेंगे सर जंगल का कानून क्यों है? आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, हत्या के बदले मृत्युदंड, पत्थर मार मार के मार दिया जाता। क्या ये जंगल का कानून नहीं है क्या? चौराहे पे खड़ा करके मार दिया जाता, पत्थर मार मार के मार डालते हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? विकसित समाज बोलेंगे? जिन लोगों को ये लग रहा हो कि ऐसा ये विकसित समाज का एग्जाम्पल नहीं है, ये तो मध्यकालीन समाज का, पिछड़े समाज का एग्जाम्पल है। यानी यहां आर्थिक समृद्धि तो है, लेकिन आर्थिक विकास का सर्वथा अभाव। हालांकि अब बहुत सारे देश सुधर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तो इन गतिहीन मान्यताओं को अपनाने के कारण ये देश विकसित धन दौलत रखते हुए भी विकासशील देश कहलाएंगे, लेकिन विकसित देश नहीं कहलाएंगे। अब आइए अगर देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है? तो सबसे पहला अंतर यही देखा जाएगा कि आर्थिक समृद्धि में आर्थिक विकास का अभाव है, लेकिन अगर आर्थिक विकास है तो उसमें आर्थिक समृद्धि अपने आप है। कहने का क्या मतलब हुआ
कि आर्थिक विकास में साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी होगा, लेकिन आर्थिक समृद्धि में केवल आर्थिक समृद्धि होगा, उसमें आर्थिक विकास नहीं होगा। यानी अगर किसी देश का आप आर्थिक समृद्धि करते हैं तो आर्थिक विकास तो नहीं होगा, लेकिन अगर उस देश का आर्थिक विकास करते हैं तो आर्थिक विकास के साथ साथ उसमें आर्थिक समृद्धि भी सम्मिलित होगा। पहला अंतर यह है। दूसरा अंतर यह है कि आर्थिक जो समृद्धि होता है वो मात्रात्मक होता है, क्वांटिटेटिव, लेकिन जो आर्थिक विकास होता है वो गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव। गुणवत्ता में कितना अंतर आया, ठीक है ना? क्या बता रहा है? वो गुणवत्ता के अंतर को बता रहा है। जीवन का स्तर कितना उठा, स्वास्थ्य का स्तर कितना उठा, शिक्षा का स्तर कितना हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो आर्थिक समृद्धि है वो वस्तुनिष्ठ है। आर्थिक समृद्धि जो है वो वस्तुनिष्ठ है, मटेरियलिस्ट। कितना वस्तु बना, इतना उत्पादन हुआ, कितना बढ़ा, कितना निर्यात बढ़ा, कितना, ये वस्तुनिष्ठ है, वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान दे रहा है। लेकिन जो आर्थिक विकास है वो व्यक्तिनिष्ठ है। आर्थिक विकास ये नहीं देख रहा कि वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ, वो यह भी देखना चाह रहा है कि व्यक्ति का जीवन स्तर कितना उठा, व्यक्ति की शिक्षा का स्तर कितना उठा, व्यक्ति के स्वास्थ्य का कितना स्तर उठा। देश में जीडीपी बढ़ गया, देश में उत्पादन बढ़ गया, बड़े बड़े उद्योग लग गए, बड़े बड़े माल बन गए, बड़े बड़े पार्क बन गए, लेकिन आम आदमी का जीवन उठा कि नहीं? अगर आम आदमी का स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, ये सब चीजें नहीं बढ़ पाई तो माइंड करिएगा ऐसे विकास का कोई मानव विकास रिपोर्ट 2007 की रिपोर्ट में यूएनडीपी ने सरकार को बड़ा डांटा था। कहा था जिस जीडीपी का आप बात कर रहे हैं, इस जीडीपी का मानव जीवन के स्तर के ऊपर उठाने में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब किस जीडीपी की बात कर रहे हैं? बल्कि अब तो यह सिद्ध हो गया है कि जीडीपी के विकास दर का मानव के जीवन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं। भले सरकार जीडीपी के स्तर पर चौका छक्का मारे, भले सरकार को लगता हो कि जीडीपी बढ़ रहा है तो मानव का जीवन स्तर उठ रहा है, सच्चाई यह है कि जीडीपी का कोई प्रभाव जीवन स्तर पर नहीं हो रहा। देखने में ऐसा लग रहा कि देश बहुत विकास कर रहा है। अच्छा, एक चीज, एक एग्जांपल हमें बताइए। ठीक है, मैं मान रहा हूं सरकारें अपने आप को कह रही कि जीडीपी बहुत बढ़ रहा है। आज जो भुखमरी का सूचकांक है, भारत गंभीर श्रेणी में। आप जरा हमें बता दीजिए, क्या भारत जैसे अन्नदाता देश को, भारत जैसे दुनिया के पहले कृषि प्रधान देश को, जहां दुनिया में पहली बार कृषि शुरू हुई, उस कृषि प्रधान देश में जहां पृथु वैमन्य ने पहली बार हल का, पहले पृथु वैमन्य जिनका वर्णन है वेदों में, पहले कृषि वैज्ञानिक माने जाते हैं जिन्होंने हल का निर्माण किया था। उस पृथु वैमन्य के देश में जिन्होंने हल का निर्माण किया, कृषि को पहली बार प्रारंभ किया, उस देश में भूखमरी संकट जो है गंभीर श्रेणी में, और यह वर्षों से बना हुआ, 1-2-3 वर्ष नहीं बता रहा हूं। क्या भैया 9-10% आप आर्थिक विकास ला रहे हो और देश में अभी भी जीवन स्तर गंभीर श्रेणी में है भूखमरी के, बेरोजगारी बढ़ता चला जा रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता रसातल में चली गई। अब रिपोर्ट में भूल ना हो तत्काल मुझे हो सकता है रिपोर्ट लेके बैठना। उस रिपोर्ट में वर्णन है कि 80% लोग जो पढ़ रहे हैं जिस विषय को, उसके लायक नहीं हो पा रहे हैं। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास भी, यह आर्थिक विकास का पैमाना है? और कोरोना जैसे महामारी आकर भारत को इस गुणवत्ता से और भी बहुत पीछे ले चले जा रहा है। देखिए, ये तो कोई नहीं कह सकता कि आजादी के बाद देश का विकास नहीं हुआ। ये कोई नहीं कह सकता है कि आजादी के बाद शिक्षा नहीं बढ़ा, स्वास्थ्य नहीं बढ़ा।
या उद्योग नहीं बढ़े, ये कैसे कोई कह देगा? अंधा है क्या कोई? लेकिन जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए क्या वो बढ़ा? ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विकास की प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये लोकतंत्र है, क्योंकि चाइना की तरह कम्युनिज्म नहीं है जहां निर्णय एक छत्र लिए जाते हो। यहां निर्णय बहुत सोच समझ के बहुत धीरे चलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सरकार की नीति और नियत तो दिखनी चाहिए ना। तो जो आर्थिक समृद्धि है वो मात्रात्मक परिवर्तन की बात कर रहा है और वो गुणात्मक परिवर्तन की बात कर रहा है। ये वस्तुनिष्ठ है। कौन? आप देखिए गंभीर श्रेणी क्या ला रहा है, ये तो जीवन स्तर ऊपर नहीं उठा रहा अगर गंभीर श्रेणी में है। यानी आर्थिक समृद्धि तो है भारत में, आर्थिक विकास नहीं है। मात्रात्मक परिवर्तन तो हो रहा है, गुणात्मक नहीं हो रहा है। वस्तुनिष्ठ परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन व्यक्तिनिष्ठ परिवर्तन नहीं हो रहा है। उत्पादन में वृद्धि तो हो रहा है, उत्पादन के साथ संस्थाओं में वृद्धि नहीं हो रहा है। आर्थिक समृद्धि स्थैतिक है, आर्थिक समृद्धि स्थैतिक है, स्थिर है, और आर्थिक विकास जो वह गतिशील है, काइनेटिक है, गतिशील है। अच्छा, अगर ये न होता तो क्या सरकारें पागल हैं जो समावेशी विकास की बात कर रही हैं? क्यों समावेशी विकास की बात कर रही हैं? अगर आजादी के 70 साल बाद देश में समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, क्यों हो रही है भाई? क्यों इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है? समावेशी विकास की जरूरत क्यों पड़ी? अंत्योदय की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों इतनी योजनाएं देश में, शायद इतनी विकास की योजनाएं जितना भारत में चल रही हैं उतनी योजनाएं दुनिया के किसी देश में विकास के नाम पर नहीं चलती, फिर भी विकास अधूरा है। अगर अधूरा नहीं था, अगर कोई सरकार यह तर्क दे रहा है कि आर्थिक समृद्धि के साथ आर्थिक विकास चल रहा है, तो उनसे मेरा पहला सवाल है, समावेशी विकास की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों मोदी जी को नारा देना पड़ा सबका साथ सबका विकास? आखिर इसका मतलब है कि उनके काल में भी तो ये नहीं हो पा रहा, तभी तो नारा लग रहा है सबका साथ सबका विकास। यानी सबका विकास नहीं हुआ तभी तो सबका साथ चाहिए, यानी सबका विकास अभी बाकी है। सबका विकास बाकी है तभी तो सबका साथ सबका विकास चाहिए, तभी तो समावेशी विकास चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो जरूरत क्या थी इस नारा का लगाने का, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास की क्या जरूरत थी? अगर सबका विकास हो ही चुका था, अमेरिका में क्यों नहीं नारा लगता सबका साथ सबका विकास? ब्रिटेन में क्यों नहीं नारा लगता सबका साथ सबका विकास? वहां की जनसंख्या भी 33 करोड़ है, लगना चाहिए था नारा ना। वहां भी तो इंक्लूसिव ग्रोथ लगना चाहिए, जबकि वहां निग्रो प्रजाति जो वहां की मूल जातियां, रेड इंडियन, वो अभी भी गरीब है। कहने का मेरा मूल मंतव्य यहां क्या है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास जो आपको देखने में एक छोटी बात लग रही है, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का यह पहचान है। जिस देश के लिए कहावत था कि भारत में सोना आता ही आता है, जाता नहीं कभी। सोने की चिड़िया ऐसे देश थोड़ा करा है, सोने तो यहां पर हमेशा कमी रही है, तभी सोने की चिड़िया कहलाता था। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया से घूम के सोना भारत में आ जाता था। उस देश में आज भूखमरी संकट गंभीर श्रेणी में, खाद्य सुरक्षा तो कहीं बातें नहीं है। सरकारें फ्री में अनाज जनता को दे रही, बहुत ही प्रशंसनीय वर्क है। लेकिन सरकारें भी ये जानती हैं कि सरकारी योजनाएं सबसे जरूरतमंद को बहुत कम मिल पाता है। सरकारें फ्री कर दी है, ठीक है, कोरोना काल में बहुत अनाज फ्री मिला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि सरकारी काम जो है प्रदत्तन पर होता है, सरकार दे देती है। कितने लोगों तक वो पहुंचता है ये बड़ी बात है, केवल दे देना बड़ी बात नहीं है। सरकार केवल देती है, पहुंचाएगा कौन? अब आप कहेंगे कि सरकार घर घर जाके पहुंचाएगी क्या?
अरे भाई, लोक कल्याणकारी राज्य है। भारत में बड़ी संख्या में लोग असमर्थ हैं। अगर सरकार को उन असमर्थों पर पहुंचाना पड़ गया तो सरकार का काम क्या है? प्रजा सुखम सुखम राज्ञा प्रजानाम चाहिए हितम। प्रजा के सुख में ही तो राजा का हित है भाई। क्या सरकारें ऐसा करेंगी छोटी हो जाएंगी? करना तो चाहिए, ठीक है। तो अब नारा देखिए, इन्हीं दोनों के बीच जो खाई था आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बीच, क्योंकि आर्थिक समृद्धि तो हो रहा था, देश जीडीपी में चौवा छक्का मार रहा था, लेकिन मनुष्य का जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण विकास नहीं हो पा रहा था। इसीलिए एक नई अवधारणा आ गई जिसको कहा गया समावेशी विकास। यह अवधारणा क्या थी? ये अवधारणा थी कि विकास की प्रक्रिया में जो छूट गए हैं उनको भी समावेशित किया जाए विकास की प्रक्रिया में। यानी जो लोग विकास की धारा में अनछुए रह गए हैं, पिछड़ गए हैं, उनके तक विकास नहीं पहुंच पाया, उनको भी विकास की धारा में शामिल किया जाए। और ऐसा विकास कहलाया ऐसा विकास कहलाया समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। उनको भी ले लो भाई, छूटे क्यों वो? अगर आप उनको ले रहे हो तो छूटे क्यों वो? यानी आर्थिक समृद्धि तो हो रहा था, आर्थिक विकास नहीं हो रहा था, तभी तो छूटे। अगर आर्थिक विकास होता तो छोड़ने की जरूरत क्या थी? तो एक नई अवधारणा ने जन्म लिया जिसका नाम था समावेशी विकास। अरे समावेशी विकास कौन सी नई अवधारणा है भाई? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। सर्वे भवन्तु सुखिनः है तो समावेशी विकास। ये तो भारतीय संस्कृति की जन्म घुट्टी है। कहना क्या है भाई? समावेशी विकास, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अशोक कहता सभी मनुष्य मेरी संतान है। ये थोड़ा कह रहा था कि ब्राह्मण मेरी संतान है, क्षत्रिय मेरी संतान है। कह रहा था सभी मनुष्य मेरी संतान है। सबका विकास वो कर रहा था। अगर अशोक ने धम्म का प्रचार किया था, सबके लिए किया था। कहने का मतलब क्या है? जब आर्थिक समृद्धि था लेकिन आर्थिक विकास नहीं था, तभी एक नई अवधारणा का जन्म हुआ जिसको कहा गया इंक्लूसिव ग्रोथ। और ग्रोथ के साथ एक नई अवधारणा और भी चल रही है, सतत विकास। सतत विकास। देखिए आप लोग, सबसे बड़ी बात ये नहीं है, आप लोग पढ़ते, लेकिन पढ़ने के दौरान ये सारे शब्द आपको बहुत परेशान करते हैं। हमारा काम ही यही, हम अपने इस माध्यम के दौरान कितने लोगों तक ये हमारी बात, मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये समस्याएं दूर हों। सिविल सेवा की तैयारी में केवल कोर्स पूरा करा देना बड़ी बात नहीं है। तैयारी के दौरान ये सारी जो शब्दकोश हैं, ये सारी अवधारणाएं बहुत परेशान करते हैं। तो अपने इस लेक्चर के दौरान मैं यही करना चाहता हूं कि जहां अन्य लोग नहीं पहुंच रहे हैं, या जहां बच्चों को परेशानी हो, उन चीजों को मैं कंप्लीट करूं। केवल मैं पॉलिटी पूरा कर दूं, केवल मैं हिस्ट्री पूरा कर दूं, केवल मैं ज्योग्राफी पूरा कर दूं, केवल मैं इकोनॉमिक्स, ये सब बड़ी बात नहीं है। हजारों लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद है। बड़े रणबांकुरे हमारे देश के विद्वान है, ये काम कर रहे हैं। अगर हम भी वही कर दिए तो कौन सा बड़ा काम कर देंगे? कुछ ऐसा किया जाए कि जो जहां रिक्त बच रहा है उसको पूरा किया जाए। इसलिए आप लोग ज्यादातर लोगों को लेक्चर ये पहुंचाएं और ज्यादा लोगों तक इन समस्याओं को दूर कराएं। तो एक नई अवधारणा पैदा कि भाई विकास की प्रक्रिया तो चल रही है, खूब विकास हो रहा है, लेकिन उसी में एक विकास की प्रक्रिया और आगे में सतत विकास। ये सतत विकास क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये? इसी का एक और नाम है संपोष्य विकास। क्या है ये? अब बताइए क्या है? बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े भूमि भवन बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन रही हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें, 4 लेन, 8 लेन, 16 लेन, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, खूब ट्रेनें चलाई जा रही, लाइनें बन रहे हैं। कहां से बन रहा भाई?
प्राकृतिक संसाधनों का बिना दोहन हुए हो रहा है, तो क्या करोगे? करोड़ों वर्ष में प्रकृति ने जो आपको संसाधन दिया सब आजे खा जाओगे? कुछ आगे आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ोगे? अरे भाई, संसाधनों का ऐसा प्रयोग करो कि इस समय के लोगों की आवश्यकता पूरी हो जाए और आगे वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। इसी को कहा जाता है संपोष विकास, इसी को कहा जाता है सतत विकास, कि विकास के प्राकृतिक संसाधनों का ऐसे प्रयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी की तो आवश्यकता पूरी हो जाए, भविष्य वालों के लिए भी बचा रहे। भाई, ऐसा ना हो साया पेट्रोल आज पी जा, भविष्य वाला बेचारा लड़िया फिर से बैलगाड़ी पर चलने लगे। यही विकास है? ये तो विकास का अधोमुखी प्रारूप हो गया। उधरमुखी तो तब होगा ना जब बचाओगे इनके लिए कुछ आप। अब उनको फिर से तुम हजारों वर्ष पहले पहुंचाने वाला काम, सारा कोयला तुम ही खा जाओ, मतलब आम इस समय वर्तमान के लोग खा जाएं, सारा तेल हम ही लोग पी जाएं, सारा संगमरमर हम ही अपने घर में लगा डालें, तो आगे आने वाली जो करोड़ों वर्ष की पीढ़ियां वो क्या पाएंगी बेचारी? तो ऐसा विकास का प्रक्रिया चलाना है जो वर्तमान के पीढ़ी के आवश्यकताओं को तो पूरा कर दे, साथ में भविष्य के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखे। ऐसे विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है सतत विकास, जिसमें विकास की प्रक्रिया के दौरान पर्यावरणीय संसाधन नष्ट नहीं होते हैं, वे वर्तमान के पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरी ही करते हैं, साथ में भविष्य के पीढ़ी के आवश्यकताओं के लिए भी उपस्थित रहते हैं। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज मैंने आपको आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास और संपोष विकास के बारे में पूरा आपको एक पूरा स्ट्रक्चर दिया, एक वो कॉन्सेप्ट दिया जो आपके सिविल सेवा के एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे वो मेंस में लिखना हो, चाहे प्री में से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। देखिए, पढ़ाई के दौरान प्रश्नों को नहीं गिनना चाहिए। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की, आपको नहीं देखना चाहिए कितना हमने जाना, आपको ये देखना चाहिए कैसा हमने जाना। मात्रात्मक विकास मत करिए, गुणात्मक विकास करिए। अगर आप गुणात्मक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। लेकिन आपने इतना उतना जितना कितना वाली तैयारी शुरू की तो कैसा वैसा जैसा वाली तैयारी बहुत पीछे चली जाएगी। और मात्रात्मक परिवर्तन तो होगा लेकिन गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। आप इस परिवर्तन का एक सीधा साधा एग्जाम्पल देख लीजिए। आजकल बहुत सारे गरीब बच्चे सिविल सेवा में टॉप कर रहे हैं। खाने के लिए अन्न नहीं है लेकिन वो टॉप कर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो कम में ही ज्यादा कर रहे हैं, यानी कम में मात्रा में ही गुणात्मक परिवर्तन वो ज्यादा कर रहे हैं। कम में ही वो ज्यादा जान पा रहे हैं, कम में ही वो ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका मात्रात्मक परिवर्तन भले मात्रा नहीं मौजूद है लेकिन गुणात्मक परिवर्तन उनका बहुत ज्यादा, गुणात्मक विकास ज्यादा हुआ और वो कम संसाधनों में भी टॉप कर जा रहे हैं। यही कारण है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर में आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।